हेलो एवरीवन, फाइनल रिवीजन में आपका स्वागत है और मैं हूं यश। आज के लेक्चर से हम मैथ्स या गणित के कॉन्सेप्ट की शुरुआत करेंगे। देखिए, लेक्चर का नाम ही है फाइनल रिवीजन, तो फाइनल रिवीजन करते हुए ही हम सिर्फ कॉन्सेप्ट देखेंगे। मैं यहाँ पर ज़्यादा एग्जांपल्स नहीं दे पाऊंगा क्योंकि यह लेक्चर सिर्फ कॉन्सेप्चुअल रिवीजन के लिए बनाया जा रहा है। तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक लेते हैं नंबर सिस्टम। इसका पहला कॉन्सेप्ट आता है कॉम्बिनेशन निकालना। यदि कोई संख्या x और y के रूप में है और उसका उत्क्रम कर दिया जाए या संख्या को पलट दिया जाए, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। उन्हें सॉल्व इस तरह से किया जाता है कि आप इकाई, दहाई, सैकड़े के स्थानीय मान को तो जानते ही हैं। तो यदि कोई संख्या x y के रूप में है तो उसे 10x + y के रूप में लिखा जा सकता है। यदि इसका उत्क्रम किया जाए या पलट दिया जाए तो yx के रूप में इसे लिखा जा सकता है। इसके अनुसार इसे 10y + x के रूप में लिखा जाएगा। जो 10x + y है वह ओरिजिनल नंबर या मूल संख्या कहलाता है। क्वेश्चन कैसे आएंगे, एक एग्जाम्पल देखते हैं। मूल संख्या को पलटने पर बनी संख्या उस मूल संख्या से 63 अधिक है, तो इस मूल संख्या के दोनों अंकों के बीच अंतर ज्ञात कीजिए या फिर यह ज्ञात कीजिए कि यह मूल संख्या क्या हो सकती है। तो x और y के फॉर्म में हम मूल संख्या ले लेते हैं। इनके बीच का अंतर 63 दिया गया है, तो 10x + y - 10y + x = 63 लिखा जा सकता है। इसके अनुसार हमें x - y = 7 प्राप्त होगा, जिससे इन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर 7 मिल जाता है और इसी से कॉम्बिनेशन निकालकर हम संख्या का मान भी ज्ञात कर सकते हैं। चलिए अब दूसरा कॉन्सेप्ट आता है कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। सम्मिश्र संख्याएं। सम्मिश्र संख्याएं वो होती हैं जो x + i के फॉर्म में लिखी जाती हैं। इसमें जो x है उसे रियल पार्ट या वास्तविक भाग कहा जाता है और y को काल्पनिक भाग या इमेजिनरी पार्ट कहा जाता है। इसमें आयोटा का मान होता है √-1। देखिए, अब रियल पार्ट या वास्तविक भाग को परिभाषित कैसे करेंगे, तो कोई भी संख्या जो नंबर लाइन पर दर्शाई जा सकती है उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। अब यह जो वास्तविक संख्या है ना, ये दो प्रकार की होती हैं, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। सबसे पहले देखते हैं अपरिमेय संख्या या इरेशनल नंबर के बारे में। ये नॉन परफेक्ट नंबर्स होते हैं या अपूर्ण संख्याएं होती हैं, जैसे √2, √3 + 1, √3, √7, मतलब इनका रूट नहीं निकाला जा सकता। और इसमें एक एग्जाम्पल आता है पाई इसलिए आता है क्योंकि 22/7 के रूप में वह परिमेय संख्या हो जाती है। लेकिन यदि पाई का मान देखा जाए 3.14 से लेकर ये आगे बढ़ता ही जाता है, कहीं समाप्त नहीं होता, इसीलिए यह अपरिमेय संख्या है। बात करें रैशनल नंबर या परिमेय संख्याओं की, तो ऐसी संख्याएं जो p/q के फॉर्म में लिखी जा सकती हैं परिमेय संख्या कहलाती हैं। इसमें p और q जो है वह इंटीजर या पूर्णांक होते हैं। पूर्णांक मतलब इन्हें पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 के फॉर्म में दर्शाया जा सकता है। अब इन परिमेय संख्याओं में भी भिन्न जो होते हैं, फ्रैक्शंस जो होते हैं, वो दो प्रकार के होते हैं। उचित भिन्न, जिनका मान 1 से अधिक होता है, जैसे 8/7, 9/5 आदि। दूसरे आते हैं अनुचित भिन्न या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, जिनका मान 1 से कम होता है, मतलब अंश की संख्या छोटी होगी और हर की संख्या बड़ी होगी, 7/9, 5/11 आदि। फ्रैक्शन में भी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है दशमलव भिन्न का। ये दो प्रकार के होते हैं, टर्मिनेटिंग भिन्न और नॉन टर्मिनेटिंग भिन्न, शांत दशमलव और अशांत दशमलव। शांत दशमलव मतलब जब अंश को हर से भाग दिया जाता है तो वह दशमलव की कुछ संख्याओं बाद शांत हो जाता है, मतलब पूर्णतः विभाजित हो जाता है। लेकिन यदि कोई अंश अपने हर के भाग देने पर भी पूर्णतः विभाजित ना हो और कंटिन्यू चलता ही जाए आगे, तो वह अशांत दशमलव कहलाता है, नॉन टर्मिनेटिंग। अशांत दशमलव दो प्रकार के होते हैं, रिकरिंग एंड नॉन रिकरिंग। रिकरिंग या आवृत्ति वे होते हैं जो दशमलव के बाद रिपीट होते जाते हैं, जैसे 1/3 में दशमलव के बाद 0.3333 हमेशा रिपीट होता ही जाता है। इसके अलावा नॉन रिकरिंग दशमलव या अनावृत्ति दशमलव वह होते हैं जिसमें पॉइंट या दशमलव के बाद भी संख्याएं आगे बढ़ती ही जाती हैं। इसका एग्जाम्पल पाई है, जिसका मान 3.14 के बाद कंटिन्यू बढ़ता ही जाता है। अब हमने जो पढ़ा ना टर्मिनेटिंग नंबर्स या शांत दशमलव, तो इसमें एक कॉन्सेप्ट है कि किसी भी परिमेय संख्या जो p/q के फॉर्म में हो, तो यदि उसका q मतलब हर 2n या 5m के रूप में यदि होती है तो हमेशा वह संख्या टर्मिनेटिंग ही होगी, मतलब उसको विभाजित किया जा सकता है। आगे एक नोट याद रखिएगा कि दो परिमेय संख्याओं के मध्य अनंत परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। अब इन दो परिमेय संख्याओं के मध्य में कितनी परिमेय संख्या है या कौन से नंबर पर कौन सी परिमेय संख्या आ रही है, उसे ज्ञात कैसे करेंगे, तो सबसे नीचे देखिए। इसमें एक एग्जाम्पल है कि 3/5 और 4/5 के मध्य यदि 5 परिमेय संख्या निकालना हो तो कैसे निकालेंगे।
तो क्या करते हैं कि हमें 5 परिमेय संख्या निकालना है, तो उसमें 1 जोड़ते हैं, आया कितना 6। तो दोनों दी गई परिमेय संख्याओं में हम अंश और हर में 6 का गुणा कर लेंगे, तो इनके मध्य में 5 परिमेय संख्या हमें देखने मिल जाएंगी। अब इसी के बाद दूसरा एग्जाम्पल है कि 2 परिमेय संख्या 3 और 4 के मध्य में 7/9वां प्लेस कौन सी परिमेय संख्या का है। तो इसमें 7/9 का मतलब है कि 9 संख्याएं टोटल बीच में होंगी, जिसमें से 7वां नंबर कौन सा है। तो सॉल्व करते हैं, तो 9 में 1 जोड़े तो आया 10, तो 10 का गुणा अंश और हर दोनों में करते हैं, आया 30/10 और 40/10। अब इनके मध्य में 9 संख्याएं हैं और 7वें नंबर पर होगा 37/10, यही हमारा आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पूर्णांक संख्याओं के बारे में। तो पूर्णांक या इंटीजर हमेशा पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो हो सकते हैं। ये देखिए संख्या रेखा में अब जीरो के बाद जो पॉजिटिव संख्या है, तो यदि 0, 1, 2, 3 से लेकर इन्फिनिटी तक माने तो हम इन्हें पूर्ण संख्याएं कहते हैं। और यदि जीरो को हटा दिया जाए 1, 2, 3, 4 से लेकर इन्फिनिटी तक, ये संख्याएं प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं, नेचुरल नंबर्स। अब पूर्णांक संख्याएं भी 2 तरह की हैं। सम पूर्णांक संख्याएं जिन्हें 2n के फॉर्म में लिखा जा सकता है, ये माइनस में भी हो सकती हैं। और विषम पूर्णांक संख्याएं जिन्हें 2n+1 के फॉर्म में लिख सकते हैं, ये नेगेटिव भी हो सकती हैं। अब जो जीरो है ना, वह केवल इवन इंटीजर है, मतलब सम पूर्णांक संख्या है, ना कि इवन नंबर। याद रखिएगा ये फैक्ट। अब कुछ फैक्ट ऐसे हैं कि 2 ऑड्स नंबर को मिलाने पर इवन संख्या बनती है, 2 इवन नंबर को मिलाने पर भी इवन संख्या बनती है, एक ऑड और एक इवन को जोड़ने या घटाने पर ऑड संख्या बनती है। कोई ऑड नंबर की पावर यदि कोई इवन नंबर है तो भी ऑड संख्या मिलेगी, किसी इवन नंबर की पावर ऑड संख्या है तो इवन मिलेगी, और किसी इवन नंबर या ऑड नंबर का गुणा किया जाए तो इवन संख्या ही प्राप्त होगी। सम, विषम, इवन, ऑड तो जानते ही हैं ना आप। अब ये क्यों पढ़ रहे हैं हम? क्योंकि इससे बड़े बड़े क्वेश्चंस आसानी से हल कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए 2 व्यक्ति हैं। एक व्यक्ति कहता है कि हम 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं में प्लस माइनस किसी भी फॉर्म में रखते हुए उसे जोड़ेंगे और घटाएंगे, तो लास्ट में कौन सी संख्या प्राप्त होगी? तो हमेशा याद रखिएगा 50 ऑड संख्याओं को जोड़ने पर भी एक इवन संख्या प्राप्त होगी, 50 इवन संख्याओं को जोड़ने पर भी एक इवन संख्या प्राप्त होगी। तो लास्ट में 1 से 100 तक की संख्याओं को जोड़ने या घटाने, किसी भी क्रम में घटाने या जोड़ने पर हमेशा एक इवन नंबर ही प्राप्त होगा। चलिए आगे बात करते हैं कंपोजिट एंड प्राइम नंबर्स के बारे में। प्राइम नंबर्स अभाज्य संख्याओं को कहा जाता है जो कि स्वयं से और 1 से ही विभाजित होती हैं, बाकी किसी और संख्या से विभाजित नहीं होती, जैसे 3, 5, 7, 11, 13 आदि। अब देखिए 1 से 25 तक 9 अभाज्य संख्याएं हैं, 1 से 50 तक 15 अभाज्य संख्याएं हैं, 1 से 75 तक 21 अभाज्य संख्याएं हैं और 1 से 100 तक 25 अभाज्य संख्याएं हैं। फिर 1 से लगाकर 200 तक 46 अभाज्य संख्याएं हैं और 1 से 1000 तक 168 अभाज्य संख्याएं हैं। कंपोजिट नंबर क्या होता है? ऐसी संख्या जो स्वयं से और अन्य किसी संख्या से भी विभाजित की जा सकती है। फिर से प्राइम नंबर पर आते हैं, तो एक चीज याद रखिएगा कि जो 1 नंबर है ना, यानी एक जो है वो ना ही प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर। अब 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 101 और 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है 997। 4 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 1009। अब किस तरह से हम किसी नंबर को बता सकते हैं कि ये प्राइम नंबर है या नहीं? तो उसके लिए एक कॉन्सेप्ट है कि जो भी संख्या दी हो उसका रूट निकाल लीजिए और रूट में जो भी संख्या आती है उससे कम करते हुए सभी का भाग देकर देख लीजिए उस संख्या में। यदि किसी का भाग चले जाता है तो वो प्राइम नंबर नहीं है, और यदि किसी भी संख्या से वो डिवाइड नहीं हो रही तो वह संख्या प्राइम नंबर ही होगी। जैसे एग्जाम्पल के लिए 437 संख्या का निकालना है कि ये प्राइम नंबर है या नहीं, तो पहले उसका रूट निकालते हैं। तो 437 के आसपास कौन सा रूट आता है? तो आता है 441, जो 21 का रूट है। तो 21 से जितनी भी संख्या है उनका भाग देते जाते हैं 437 से, तो 19 से भाग पूरा चला जाता है, इसलिए 437 एक अभाज्य संख्या नहीं होगी। अब इससे पहले के पेज में मैं बार का कॉन्सेप्ट बताना भूल गया। यदि किसी भी दशमलव के बाद बार लगा हुआ है तो उसे सॉल्व कैसे करते हैं? तो पॉइंट के बाद जितनी भी संख्या पर बार लगा है तो उस संख्या को लिखकर उसके बटा में या हर में 99 लिख दिया जाता है। इसके अलावा यदि किसी संख्या में पॉइंट के बाद कोई संख्या छूटी हुई है, उसके बाद बार लगा है, तो उस छूटी हुई संख्या को उस दी हुई संख्या से घटा दिया जाता है और नीचे उस छूटी हुई संख्या की जगह 0 लगाकर बार में दी हुई संख्या की जगह 9 रखा जाता है। इसी तरह यह प्रोसेस आगे बढ़ती है। चलिए आगे कुछ टर्मिनोलॉजीज जान लेते हैं। ट्विन प्राइम नंबर क्या होते हैं?
तो ऐसे प्राइम नंबर्स जिनके बीच का डिफरेंस 2 होता है, जैसे 3 5, 5 7, 17 19, 41 43 आदि। को प्राइम नंबर या सहअभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? तो दो प्राकृत संख्याओं का यदि HCF निकालने पर 1 आता है तो वे दोनों को प्राइम नंबर्स कहलाती हैं। अब आगे प्राइम ट्रिपलेट नंबर क्या होता है? देखिए, ट्रिपलेट नंबर आपने सुना होगा, जो पाइथागोरस थ्योरम जिसमें लागू हो जाता है, जैसे 3 4 और 5। लेकिन ये अलग है। प्राइम ट्रिपलेट नंबर अत्रिभाज्य संख्याएं, ये संख्याएं p+2 और p+6 के फॉर्म में होती हैं, जैसे 7 11 13, 5 7 11, 13 17 19, 11 13 17 आदि। आगे जानते हैं परफेक्ट नंबर किसे कहते हैं। तो यदि किसी संख्या के गुणनखंडों का टोटल योग उस संख्या से ही बड़ा हो तो वह परफेक्ट नंबर कहलाती है। जैसे 12 के गुणनखंड हैं 1 2 3 4 और 6। यदि इनको टोटल जोड़ दिया जाए तो 16 आता है, जो कि 12 से बड़ा है, इसलिए 12 एक परफेक्ट नंबर होगा। इसे निकालने के लिए फॉर्मूला आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। आगे जानते हैं ट्राइंगुलर नंबर्स क्या होते हैं। तो ट्राइंगल बनाने के लिए जितने डॉट्स का यूज होता है उसे ट्राइंगुलर नंबर कहते हैं। ट्राइंगुलर नंबर 1 से शुरू हो जाते हैं, 1 3 6 10। इसके लिए फॉर्मूला है n+1/2। चलिए आगे एक बड़ा रूल देखते हैं, डिविजिबल रूल। इसमें निकाला जाता है कि कोई एक संख्या दूसरी संख्या से विभाजित हो रही है या नहीं। पहला आता है कि कोई एक अंक 2 से कब विभाजित होगा। इसका आंसर है कि यदि इकाई का अंक उसमें सम पूर्णांक है तो वह 2 से विभाजित होगा। 3 से कब विभाजित होगा? तो दिए गए संख्या में जितने भी अंक हैं उन्हें जोड़कर उसे 3 से विभाजित करके देखा जाए, तो यदि वह संख्या 3 से विभाजित होती है तो टोटल बड़ी एक संख्या जो है वह भी 3 से विभाजित होगी। इसका एग्जाम्पल आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसमें बताया गया है कि क्वेश्चन में है कि 3 4 5 8 6 n यदि 3 से विभाजित है तो n का मान निकालिए। अब देख लीजिए कैसे मान निकलता है n का। आगे जानते हैं 4 से विभाजित होने का क्या रूल है। तो यदि किसी संख्या के लास्ट 2 डिजिट 4 से विभाजित होते हैं तो पूरी संख्या भी 4 से विभाजित होगी। इसी तरह 8 से विभाजित होने का रूल है कि यदि किसी संख्या के लास्ट 4 डिजिट 8 से विभाजित होते हैं तो वह संख्या भी 8 से विभाजित होगी। 6 से विभाजित होने का रूल है कि यदि कोई संख्या 3 और 2 से विभाजित होती है तो वह 6 से भी विभाजित होगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट आता है 7 से विभाजित होने का रूल। इसमें बहुत से रूल्स हैं, जैसे यदि किसी संख्या में एक ही संख्या लगातार 6 बार रिपीट हो रही है तो वह 7 से विभाजित होगी। यदि किसी संख्या में 2 संख्याएं हैं और वे 3 बार रिपीट हो रही हैं तो भी वह 7 से विभाजित होगी। इसके अलावा अन्य रूल इस प्रकार है कि दी गई संख्या के इकाई अंक में 5 का गुणा करने पर जो भी संख्या प्राप्त होती है उसे बची हुई संख्या में जोड़ दिया जाता है। ऐसा आगे तक किया जाता है जब तक कि ऐसी संख्या प्राप्त ना हो जाए जो 7 से डिविजिबल है। यदि लास्ट में ऐसी संख्या प्राप्त हो जाती है तो वह पूरी संख्या भी 7 से डिविजिबल होगी। इसका उदाहरण आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब एक बात और, 7 से डिविजिबल का एक नया कॉन्सेप्ट ऐसा है कि यदि हम पूरी संख्या का इकाई के अंक से 3 के जोड़े बनाते जाएं और इवन प्लेस पर उपस्थित जोड़ों को जोड़ दिया जाए तथा ऑड प्लेस पर उपस्थित जोड़ों को भी आपस में जोड़ दिया जाए और इन ऑड और इवन्स के योग को आपस में घटा दिया जाए, तो यदि दी गई संख्या जो प्राप्त होती है वह 7 से डिविजिबल है तो पूरी संख्या भी 7 से डिविजिबल होगी। आगे 11 से डिविजिबल होने का रूल भी इसी प्रकार है कि ऑड प्लेसेस के जो नंबर हैं उन्हें 3 के जोड़े में नहीं बनाया जाता, बल्कि ऑड प्लेसेस के नंबर को आपस में जोड़ दिया जाता है और इवन प्लेसेस के नंबर को भी आपस में जोड़ दिया जाता है और इन्हें 11 से डिवाइड करके देखा जाता है। अब ये ढेर सारे मेथड तो हो गए, लेकिन एक बड़ा मेथड आता है जिसमें हम ये जानेंगे कि किसी भी बड़ी संख्या का यदि डिविजिबल निकालना है तो कैसे करेंगे। तो उसके लिए सीड नंबर निकालना होता है। सीड नंबर कैसे निकलता है? सीड नंबर किसी भी संख्या के यदि इकाई के अंक में 1 और 9 आता है तो उस फॉर्म को 10n+1 या 10n-1 के रूप में लिखा जाता है। यदि फॉर्म प्लस में आता है तो सीड नंबर माइनस में लिखा जाएगा, यदि फॉर्म माइनस में आता है तो सीड नंबर प्लस में लिखा जाएगा। और इसे दोबारा वैसे ही मेथड से यूज़ करना होता है जैसे हमने 7 का डिविजिबल निकाला था। तो इसके लिए एग्जांपल देख लीजिए कि मान लीजिए एक संख्या है x30749, ये 43 से यदि डिविजिबल है तो इसमें x का मान निकालना है हमें। तो सबसे पहले हम 43 का सीड नंबर निकालते हैं। 43 में इकाई का अंक तो 3 है,
लेकिन अब 43 का पहाड़ा पढ़िए और देखिए कि कौन से इकाई के अंक में 9 या 1 आता है। तो 43 इंटू 3 आता है 129। 129 आ गया सबसे पहले, तो यह 10 इंटू 13 माइनस 1 के रूप में लिखा जा सकता है, 10n माइनस 1, राइट। अब हमें यहाँ पर माइनस का चिन्ह प्राप्त हो रहा है, तो जो सीड नंबर होगा वो +13 होगा। अब इस +13 को हम फिर से ले जाते हैं मेन संख्या में। इसमें क्या करेंगे, जो मेन संख्या है x 37 49, इसमें 9 में 13 का गुणा करते हैं, जो भी संख्या आती है उसे बाकी बची संख्या से जोड़ दिया जाता है। ऐसे ही आगे करते करते लास्ट की संख्या बचती है x 59। फिर से 9 में 13 का गुणा करते हैं और 117 जो आता है उसे x 5 में जोड़ते हैं। तो देखिए 5 और 7 मिलकर 12 हो जाता है। तो अब हमने देख लिया कि इकाई का अंक तो यहाँ 12 है, लेकिन ऐसी कौन सी संख्या x की जगह रखें कि ये पूरी तरह विभाजित हो जाए 43 में। तो यहाँ पर 13 इंटू 4 में हम देखते हैं कि इकाई के अंक में 2 आ रहा है, तो 52, 13 इंटू 4 इक्वल टू 52 होता है, तो x का मान भी यहाँ पर 5 आएगा। तो ये था डिविजिबिलिटी का कॉन्सेप्ट। अगले कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, जो कहता है कि लगातार दी हुई संख्याओं में किस स्थान पर कौन सा अंक आएगा। जैसे 1 से लेकर 9 तक की संख्याओं में टोटल कितने नंबर आते हैं, तो इसका फॉर्मूला है आखिरी संख्या माइनस पहली संख्या प्लस 1। तो ये सीरीज में उपस्थित प्रत्येक संख्या का मान ज्ञात कर देती है। उदाहरण के लिए 1 से लेकर 9 तक की यदि कोई बुक में पेज है, तो इसमें टोटल कितनी संख्याएं हुई, 9 माइनस 1 प्लस 1, तो टोटल 9 संख्याएं हुई। तो ये तो बात हुई संख्याओं की, लेकिन अब इन दी गई हुई संख्याओं में कितने अंक मौजूद हैं उन्हें भी ज्ञात करना होता है। 10 से लेकर 99 तक सारी संख्याओं में 2 अंक हैं, तो 10 से लेकर 99 तक टोटल संख्याएं हो गई 99 माइनस 10 प्लस 1 इक्वल टू 90 संख्याएं हो गई टोटल। और इन 90 संख्याओं में यूज होने वाले अंकों की संख्या है, यूज्ड डिजिट है 90 इंटू 2, मतलब 180 डिजिट। इसी तरह 100 से लेकर 99 तक की संख्याओं में 900 संख्या होती हैं, लेकिन उसमें डिजिट जो होते हैं वो 2700 होते हैं। जैसे कोई संख्या है 431, तो इसमें 4, 3 और 1 ये 3 डिजिट हो जाते हैं। अब इसमें क्वेश्चंस कैसे आते हैं, तो क्वेश्चन है यदि किसी बुक में 265 पेजेस हैं, तो पूरे 265 पेजों में कितने डिजिट या अंकों का यूज हुआ है। तो सबसे पहले 1 से 9 तक तो 9 अंक हो गए, 10 से 99 तक 90 गुणित 2 180 अंक हो गए, और 100 से 265 तक टोटल संख्या हो गई 265 माइनस 100 प्लस 1, मतलब 166 संख्याएं हो गई। और इन सभी में 3-3 डिजिट हैं, तो इनकी टोटल संख्या 498 हो गई। अब 9, 180 और 498 को मिलाएंगे तो हमें टोटल यूज्ड डिजिट आएंगे 687। इसके अलावा एक अलग तरह का क्वेश्चन भी आता है कि 1, 2, 3, 4, 5 से लगातार लेकर 41वें स्थान तक यदि कोई अंक मौजूद है, तो इनमें 41वें स्थान पर कौन सा अंक होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 1 से 9 तक तो 9 डिजिट हो जाते हैं। फिर 10 से 41 तक आती है बात, तो इसमें 41 माइनस 10 प्लस 1 का फॉर्मूला लगता है और टोटल 32 डिजिट प्राप्त होते हैं। अब 32 डिजिट में 2-2 संख्याएं हैं, मतलब 32 का 200 भाग देकर हम 16 संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। अब टोटल 9 संख्याओं में 16 संख्याएं जोड़ दिए तो आया 25। तो 41वें अंक पर जो डिजिट उपस्थित होगा वह होगा 5। बस इतना सा था ये कॉन्सेप्ट। अब देखिए क्वेश्चन ऐसे आता है अगला कि 100 से 200 के मध्य 7 से विभाजित होने वाली कितनी संख्याएं उपस्थित होंगी। तो सिंपल सा चीज़ है कि 7 का भाग दे दो 100 में, कितनी बार जाता है, 14वें बार में पूर्ण भाग चला जाता है। ऐसे ही 7 का भाग दे दो 200 में, तो 28वें बार में पूर्ण भाग चला जाता है। मतलब जो पूर्ण भाज्य संख्या है वो 100 और 200 के आसपास होगी, ये 14 और 28 में। तो 14 से लेकर 28 तक कितनी संख्याएं हैं वो ज्ञात कर लो। 28 माइनस 14, तो 14 संख्याएं आ जाएंगी, और स्वयं इसमें 28 को भी जोड़ देते हैं, तो टोटल 15 संख्याएं हो जाती हैं जो 7 से विभाजित होती हैं 100 से 200 के बीच में। अब आगे बात करते हैं यूनिट डिजिट के बारे में। इकाई का अंक कैसे ज्ञात करेंगे हम। तो यदि कोई घात वाली संख्याएं हैं तो x की घात 4k प्लस x का फॉर्मूला लगेगा इसमें। जैसे 9 की घात 458 है यहाँ पर, तो 4 से 458 में भाग दे दीजिए। 114 बार तो भाग चला जाता है, लास्ट में रिमाइंडर बचता है 1, तो 9 की घात 1 कर लीजिए, क्योंकि 4 से जितनी भी घात विभाजित हुई हैं उन सभी का मान 1 आ जाता है, और अगला बचा 1, तो 9 की पावर 1, तो आंसर भी 1 ही होगा। अब इकाई के अंक से संबंधित ही एक चीज़ और याद रखिए कि 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल तक यदि हम सभी संख्याओं को जोड़ते जाते हैं तो 4 फैक्टोरियल तक का जो मान आता है वही उसका यूनिट डिजिट होता है। यदि इसके बाद 5 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल ये जोड़ दिया जाए
तो यूनिट डिजिट उसके बाद के मानों के लिए 0 ही हो जाता है। क्यों? क्योंकि 5 फैक्टोरियल के मान में ही इकाई के अंक में 0 आना शुरू हो जाता है। अब जहां 5 का गुणा हुआ वहां 0 आना ही है बाद में भी। आज के अगले कॉन्सेप्ट में कुछ फॉर्मूलेस याद कर लीजिएगा। यदि x इक्वल टू अंडर रूट में लगातार कोई संख्या प्लस माइनस में रिपीट हो रही है तो इसके लिए फॉर्मूला है अंडर रूट 4a प्लस 1 प्लस माइनस 1 अपॉन 2। अब इसके बाद यदि अंडर रूट में कोई संख्याएं प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस ऐसे अल्टरनेटिव फॉर्म में रिपीट हो रही हैं तो उसके लिए फॉर्मूला है अंडर रूट 4a माइनस 3 प्लस 1 बाई 2। तो ये सारी बातें थी नंबर सिस्टम के बारे में। अब नंबर सिस्टम में ना एक चीज़ कॉमन है कि यदि आपने किसी भी दिए गए क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर लिया तो वह आपसे सॉल्व हो जाएगा। तो आज का लेक्चर बस इतना ही। एग्जाम्पल्स बहुत कम थे इस लेक्चर में क्योंकि यह फाइनल रिवीजन है, तो प्लीज़ समझने की कोशिश कीजिएगा। अब मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।